हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक मोस्ट टाइम पी चैप्टर जिसका नाम है मुगल वंश। अब तक हमने जाना बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर को। अब बढ़ते हैं इससे आगे और जानते हैं शाहजहां के बारे में और औरंगजेब के बारे में, उन मोस्ट टाइम पी फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी एस्पिरेंट को मैं देना चाहूँगा एक प्यारी सी जानकारी। प्लीज़ इस जानकारी को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। आप सभी की हैवी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए दो फ्री लाइव क्लासेस जो कंडक्ट होती है डेली 6 PM एंड 8 PM पर। टू अनलॉक दिस क्लासेस यूज़ माई कोड YTSZ10। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक बात ध्यान से सुननी है कि आप हमारी क्लास को फ्री में कैसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। जी हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद उस ऐप में आप करिए साइन अप। जी हाँ, साइन अप करने के बाद में आपको सर्च करनी है हमारी प्रोफाइल उमेश सर, और उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर आपको फॉलो पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। पहला लिंक आपको मिलेगा हमारी प्रोफाइल का। ये दोनों ही क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस क्लासेस में पार्टिसिपेट करके स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और एक अच्छा कॉम्पिटिशन्स अपने अंदर जनरेट करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमको स्वयं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। तो इस लाइव क्लासेस के माध्यम से आप स्वयं का मूल्यांकन करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और कहीं पर भी कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अपना डाउट, अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन हमको सेंड कर सकते हैं टाइप करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस क्लास की ओर। फ्रेंड, हमारे जितने भी ओल्ड एस्पिरेंट हैं जो हमारे इस बुक के सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो जल्दी से प्लीज़ ओपन करिए पेज नंबर 80, और पेज नंबर 80 पे आपको मिलेगा शाहजहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो शाहजहाँ का जो सर्वमान्य शासनकाल था, ठीक है, वो क्या था, 1627 से लेकर के 1658 तक, राइट। और शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहाँ का वास्तविक नाम था आपका शहजादा खुर्रम, राइट। शहजादा खुर्रम किसका वास्तविक नाम था? तो ये था शाहजहाँ का। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। अगर हम बात करेंगे शाहजहाँ की माता का नाम क्या था, तो शाहजहाँ की माता का नाम था जगत गोसाई। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा माता ब्रैकेट में, ठीक है। आप समझ जाएंगे माता किसकी, शाहजहाँ की होगी। अब उसके बाद में शाहजहाँ की जो मैरिज हुई थी वो हुई थी 1612 ईस्वी में। अब इसकी वाइफ का नाम क्या था? तो खुर्रम खां की जो वाइफ थी इसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। और यही वाइफ, ठीक है, यही इसकी पत्नी आगे जा कर के जो फेमस हुई थी वो हुई थी मुमताज महल के नाम से। अब एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे जब जहांगीर की मृत्यु हो गई सन 1627 में, तब ये किस क्षेत्र की देखरेख कर रहा था शाहजहाँ? तो ये कर रहा था उस टाइम पर दक्षिण भारत की देखरेख। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी के पॉइंट को हम लोग करेंगे स्किप, क्योंकि इतने खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है। अगर आप चाहें तो ज्ञानवर्धन के लिए वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख विद्रोह। देखिए, कुछ विद्रोह ये होते हैं कि कुछ विद्रोह कम समय के लिए चलते हैं और वो तुरंत ऑन द स्पॉट समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ विद्रोह ऐसे होते हैं जो चलते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, फिर चलते हैं, स्टार्ट होते हैं, फिर थोड़े से टाइम के लिए क्या होते हैं, ठप पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही एक विद्रोह था आपका जो हुआ था 1628 से लेकर के 1635 तक। इसको नाम दिया गया क्या? बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह। अगला विद्रोह आपको हुआ था 1628 से लेकर के 1631 ईस्वी में खाने जहां लोदी के नेतृत्व में अफगानों का ये विद्रोह हुआ। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ साम्राज्य विस्तार के बारे में। देखिए, शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में महाबत खां की हेल्प से, ठीक है, महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर 1633 ईस्वी में आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य में इस स्थान को क्या करा, इसने मर्ज कर लिया। तो एग्जाम में स्टेट पीसीएस में यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार शाहजहाँ ने अहमदनगर पर कब विजय हासिल करी थी? तो ये वर्ष था आपका 1633। फिर क्या किया इसने? इसने अपने साम्राज्य में उसको मिला लिया। अब बात करते हैं गोलकुंडा के बारे में। तो गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि करी थी। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ? देखिए, संधि मतलब होती है ट्रीटी।
जैसे कि अगर आप में और हमारे बीच में कोई झगड़ा हो गया और मेरी बस के इस झगड़े को संभालने के लिए कोई सोर्स नहीं है, ना ही मेरे पास कोई सेना है, ना ही मेरे पास कोई फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी स्ट्रांग है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा आपके साथ में। इसको कहते हैं संधि, मतलब कि मैं आपकी कुछ बातों को मान लूँगा। तो ऐसी संधि इतिहास में बहुत सारी हुई थी। और हाँ, ध्यान रखना है, सबसे अधिक संधि किसके कार्यकाल में हुई थी, तो मराठाओं के समय सबसे अधिक संधि हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, है ना। चलिए, जब वो टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या हुआ। इस संधि के बाद में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया और औरंगाबाद को मुगलों की दक्षिण के सूबे की राजधानी भी बनाया। ठीक है, दक्षिण का सूबेदार कौन था, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। दक्षिण का सूबेदार कौन था, तो ये था आपका औरंगजेब, और इससे राजधानी भी बनाया। ठीक है, दक्षिण के सूबे की राजधानी भी इस स्थान को इसने बना दिया। आगे हम बात करते हैं कि मीर जुमला एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे अधिक क्या, जिसको क्या थी, हीरे की परख थी, जेवरातों की परख थी, कोई सोना नकली है, हीरा कैसा है। तो ये पर्सनैलिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मीर जुमला। अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि 1636 ईस्वी में बीजापुर ने क्या करा, बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मुमताज़ महल के बारे में। देखिए, शाहजहाँ की सभी प्रमुख संतानें मुमताज़ से ही उत्पन्न हुई थी। मुमताज़ महल का रियल नेम क्या था, अभी डिस्कस किया था ना हमने। तो अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट करिएगा, देखते हैं आपका अटेंशन कितना परसेंट है। अगर आप आंसर नहीं भेज पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही है जो पढ़ाई से संबंधित नहीं है। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो उस परियोजनाओं को पहले कुछ टाइम के लिए साइड करिए, केवल अभी पढ़ाई करिए दोस्तों। उसके 14 संतानों में से 7 ही जीवित रही। इनमें 4 पुत्र और 3 क्या थी, पुत्रियाँ थी। ठीक है, और ये थे कौन, जहाँ आरा, दारा सिखो, ठीक है, शाह सूजा, और उसके बाद रोशन आरा, फिर औरंगजेब, फिर मुराद बख्श, उसके बाद में क्या था, गौहन आरा। इन सब का जन्म इन इनवर्स हुआ था। अब इनमें से प्रत्येक ने उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया, और जहां आरा दारा सिखों के पक्ष में था और रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में थे, और गोहान आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। दोस्तों क्या हो गया कि जब इतनी सारी संतानें होगी और इतना बड़ा साम्राज्य होगा तो क्या होगा, मतभेद बनना लाजमी है। तो इस तरह से बहुत सारे आपस में इनके युद्ध चलते रहे थे। और अगर हम बात करेंगे मुमताज महल की मृत्यु 1631 में जो हुई थी, वो हुई थी प्रसव पीड़ा के दौरान, और उसी की कब्र पर शाहजहां ने ताजमहल भी बनाया था। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ताजमहल से संबंधित कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं। ताजमहल है कहाँ पर, ये तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों। तो एक फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा, और इसका निर्माण कार्य जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इसकी मृत्यु के ठीक 1 वर्ष बाद 1632 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये है। आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार स्थापत्य कला। देखिए, शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मस्जिद, दीवान आम, दीवान खास और ताजमहल, लाहौर के किले में दीवान आम और शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा और ख्वाबगहाँ भी बनवाया था। मतलब कि जो अधिकांश जो हमारी इतिहास की जो भी इमारतें हैं, जो भी महल है, जो भी फोर्ट हैं, उन सब का अधिकांश निर्माण जो कराया वो कराया शाहजहाँ ने। इसलिए शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि आगरा की जामा मस्जिद शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने बनवाई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो आगरे की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया था, तो ये किया था जहाँ आरा ने। ये कौन थी, ये थी शाहजहाँ की पुत्री। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं कि संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ के पास था। लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको हमने बताया था कि पहली बार किस युद्ध के दौरान किस शासक ने किसको कोहिनूर हीरा दिया था। उसके बाद में ये हीरा खिसकते गया खिसकते गया खिसकते गया, अन्य शासकों तक पहुँचते गया। ठीक है, तो वो फैक्ट आप मुझे फटाफट से लिख के भेजिए। देखते हैं जितने हमारे ओल्ड एस्पिरेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, कितना परसेंट आपको याद है। दोस्तों कहीं ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हो और पिछला भूल रहे हो, तो पिछला भी समेट के रखना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, एक वॉर है आपका बहुत ही प्यारा, वो है आपका क्या,
देवराई का युद्ध। औरंगजेब ने अजमेर के निकट देवराई के दर्रे में दारा को परास्त कर कैद कर लिया और 20 अगस्त 1659 को उसका कत्ल कर दिया। तो ये छोटी सी घटना आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में शायद पूछने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे अन्य तथ्य के बारे में, शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन तख्ते ताउस था जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। अब शाहजहां से संबंधित आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। शाहजहां से संबंधित एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है, वो है आपका क्या, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, याद रखिएगा। इसका वास्तुकार, इसका डिजाइनर, इसका बढ़ई, इसका कारपेंटर कौन था कह सकते हैं हम लोग, तो इस पर्सनैलिटी का नाम है आपका बादल खान। ठीक है, बादल खान। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसके काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन आपको जिंदा पीर ध्यान रखना है। और औरंगजेब का जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। अब ये उज्जैन कहाँ पर है? अगर आपको औरंगजेब का घर देखने जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे, आप उज्जैन जाएंगे। उज्जैन है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर एक मंदिर बहुत ही फेमस है, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है, या फिर महाकालेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित है आपके उज्जैन के अंदर। ऐसे छोटे बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, वैसे आपको उज्जैन के बारे में मालूम भी होगा, आई नो वेरी वेल। चलिए अगर हम बात करेंगे 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह रबिया बीबी से हुआ था। और इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक हुआ था 21 जुलाई 1658 को, दूसरी बार हुआ था दिल्ली में 15 जून 1659 को। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। हाँ ये देखते हैं, ये वाला फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट करते रहिएगा। केवल वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए और भूलने के लिए नहीं है, ये वीडियो बना है केवल अंडरलाइन करने के लिए, या फिर आप अपने नोट्स को तैयार करते रहिएगा। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया इसने। और 1668 में हिंदू फेस्टिवल को मनाए जाने पर इसने रोक लगा दी। औरंगजेब इसलिए खराब इंसान था, ठीक है। औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष क्या करा इसने, देखिए 11वें वर्ष इसने किया झरोखा दर्शन को फिनिश, समाप्त किया। और 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को भी इसने क्या करा, समाप्त कर दिया। अच्छा ये तुलादान प्रथा होती क्या है, अगर आप जानते तो आप मुझे कमेंट करिए दोस्तों। तुलादान प्रथा एक प्रथा ऐसी होती है कि जिसमें किसी भी इंसान को तराजू के एक साइड बैठा करके दूसरी साइड बहुमूल्य चीज़ों को रखा जाता है, उसके वेट के इक्विवेलेंट ही वो बहुमूल्य क्या होती है, गरीबों में दान कर दी जाती है, ठीक है। इस प्रथा को भी इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। शासक को ये लगा, औरंगजेब को ये लगा भैया इससे तो मेरा लॉस हो जाएगा, जिस चीज़ से मेरा लॉस होता है उस चीज़ को समाप्त कर दो, उस प्रथा को समाप्त कर दो। तो ऐसे इसने किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिरकार तुलादान को समाप्त करने वाला शासक कौन था, तो वो था आपका औरंगजेब। और झरोखा दर्शन को समाप्त करने वाला शासक कौन था, तो वो था आपका औरंगजेब। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1679 ईस्वी में जजिया कर को दोबारा से स्टार्ट किसने किया था, ये किया था औरंगजेब ने। देखिए औरंगजेब के दो नाम हैं, एक तो इसका नाम है जिंदा पीर, ठीक है, और एक नाम है इसका शाही दरवेश, ठीक है। शाही दरवेश के नाम से कौन सा शासक काफ़ी फेमस है, विख्यात है, तो ये उपाधि, ये उपनाम प्राप्त थी औरंगजेब को। अब औरंगजेब के समय कुछ प्रमुख विद्रोह भी हुए थे। अफगान विद्रोह हुआ था 1668 में, 1667 में सतनामी विद्रोह हुआ था 1672 में, और बिंदेला विद्रोह आपका हुआ था 1661 में, और सिख विद्रोह हुआ था 1675 में। इन 8 में से ये 4 विद्रोह आपको अच्छे से याद रखने हैं। एग्ज़ाम में केवल यही 4 पूछे गए हैं, बाकी आप सभी विद्रोह ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, कि औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। याद रखना कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था औरंगजेब ने। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपका लाल किले के अंदर, दिल्ली में जो आपका लाल किला है उसके अंदर। और इसने अपनी पत्नी, ठीक है, इसका नाम क्या है, राबिया उद दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, और इसको नाम दिया इसने बीबी का मकबरा।
और बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं, मतलब जीरोक्स कॉपी, डिट्टो सेम। अगर आप ध्यान से देखें गूगल पर, एक तरफ जाइएगा ताजमहल पर और एक तरफ सर्च करिए इमेज किसकी, बीबी के मकबरे की, तो दोनों आपको सेम टू सेम लगेंगे। इसलिए आपसे बोला गया है, आपसे पूछा गया एग्जाम में कई बार कि आखिरकार ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है, तो आप अपने रियल एग्जाम में टिक मार के आएंगे आंसर को, बीबी के मकबरे को। सो आगे हम बात करते हैं कि औरंगजेब ने केवल एकमात्र ग्रंथ को संरक्षण प्रदान किया, वह था आपका फतवा ए जहांदारी। उसने न्याय और कानून पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फतवा ए आलमगीर, फतवा ए आलमगीर। औरंगजेब ने मराठों पर अपने प्रभुत्व की स्थापना करी। राजा जयसिंह और शिवाजी में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी। इसके पीछे की कहानी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करेंगे, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो गई और उसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, यहाँ पर इसको दफनाया गया था। पेज नंबर 83 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। प्रमुख अधिकारी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है मीर बख्शी, ये कौन था, ये सेना विभाग का प्रधान था, ठीक है। और उसके बाद आपको आना है प्रांतीय प्रशासन के बारे में। सूबेदार कौन होता है, प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी। बख्शी कौन है, सूबे की सेना की देखभाल करने वाला। कोतवाल कौन होता है, सूबे की घटनाओं को नियंत्रित करने वाला, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं कुछ परगना का शासन। सिकदार, सैनिक अधिकारी को सिकदार कहते हैं। और जो पटवारियों का जो प्रधान होता है, ठीक है, पटवारी कौन होता है, पटवारी भूमि का लेखा जोखा रखता है कि हमारे साम्राज्य में कितनी भूमि का विस्तार हो चुका है, कौन सी भूमि किस काम की है, कौन सी भूमि बंजर पड़ी है, वगैरह वगैरह। तो इसका जो मेंटेनेंस करता है अधिकारी, जिसके अंडर में चीज़ें आती हैं भूमि से संबंधित, उसको बोलते हैं कानूनगो। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भूमि के प्रकार। एक भूमि होती है आपकी पोलाज, वो भूमि जिस पर हर वर्ष खेती हो सकती है। एक होती है आपकी परतीय भूमि, उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1-2 वर्ष बिना बोए उस भूमि को हम लोग छोड़ देते हैं। मैक्सिमम हमारे इंडिया में परतीय भूमि ही चलती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे चाचर, इसे 3 या 4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता है। कितना बड़ा नुकसान होता होगा सोचिए उस किसान का, जिसको 4 वर्ष तक या 3 वर्ष तक कोई भी खेती नहीं करनी है, वो कैसे अपना गुजारा करता होगा। चौथी भूमि आपकी बंजर, ये भूमि खेती योग्य भूमि नहीं होती है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, भूमि कर के आधार पर भूमि का विभाजन। खालसा भूमि, यह साई भूमि थी। जागीर भूमि, प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि। एक आपका सयूर गाल, अनुदान में दी गई, ठीक है, लगान मुक्त भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता है। और यहाँ हम बात करते हैं देहसाला व्यवस्था। इस प्रणाली का वास्तविक संस्थापक कौन था देहसाला व्यवस्था का, तो ये था टोडरमल। अब ये होता क्या है, इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के परिचित मूल्य का औसत निकालकर उस पर 1/3 का हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो नकद के रूप में होता था। और इस प्रणाली में 1/10 भाग पर हर साल टैक्स वसूला जाता था, जिसे हम कहते थे क्या, माल ए हरसाला, माल ए हरसाला। अब हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में। मुगल काल की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। मुगल सेना को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। एक थी आपके अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, जो राजाओं के अधीनस्थ आती थी। एक थी आपकी मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियाँ। और तीसरा आपके दोस्तों अहदी सैनिक, मतलब बादशाह के सैनिक। और एक आपका होता है दाखिले सैनिक, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पूरक सैनिक। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मराठे के उत्कर्ष को। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अपने बुक को अंडरलाइन या फिर हाईलाइट नहीं करा तो इस बुक को जल्दी से मार्केट से परचेज़ करिए, इस बुक को हाईलाइट करिए। कहते हैं दोस्तों कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। थिंक अबाउट इट। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।